इस लाइफ में मैं मॉम्स को यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपने ऊपर ध्यान दें। अगर वो हेल्दी है तो पूरे घर का पिलर हेल्दी है, राइट। तो वो करें और कोशिश करें बच्चों को घर का खाना दें और पैक्ड फूड कम से कम दें। टाइम पर लोग इंस्टाग्राम से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। वो देखते हैं कि मतलब उसमें जो भी एड्स आते हैं वो अपने ऊपर डेफिनेटली ट्राई करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट डेफिनेटली उसका एग्रीवेशन है। ये आपने एक प्रिंसिपल बताया लाइक क्यूज लाइक, तो ये प्रिंसिपल है क्या और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हमें बताइए। हाँ, लाइक क्यूज लाइक प्रिंसिपल एक, जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि जब आप प्याज काटते हैं तो आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मतलब एलोपैथ्स को उनका नहीं लगता होगा कि ये भी कुछ ठीक होगा, उनको डिप्रेशन भी हो सकता होगा या एंजाइटी या जो भी। तो लोग काफ़ी क्रोनिक केसेस के लिए होम्योपैथी पे आते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बच्ची आई थी जो कि अभी 11th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा। तो 4 साल पहले से उसको हैबिट थी, वो अपनी हेयर प्लग करती थी। वो हेयर प्लग करती थी और निकालती थी। उसको आई डोंट नो वो एंजाइटी थी या डेफिनेटली होम्योपैथी तो आप देखेंगे तो हर फील्ड में काम करती है, राइट। बस ओनली द थिंग इज डॉक्टर एक अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंट होना चाहिए उसे सुनने के लिए। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं स्किन के लिए तो ये मतलब अस्थमा बहुत ही कॉमन है बैंगलोर में, और शुगर हुआ, ज्वाइंट पेन हुआ, मतलब तो इन सब जो कॉमन डिजीज है ना, इसके बारे में बताइए। आप इसके लिए आप कैसे ट्रीटमेंट करते हो या फिर क्या चीज़ें जो प्रिकॉशन के तौर पे लेनी चाहिए लोगों को? खून बहाया जाता है, लोग सोचते थे कि ब्लड में कुछ इम्प्योरिटीज है, पहले उसको निकाल देंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा ब्लड लेटिंग होती है, लीचेस लगाई जाती थी, तो उनको ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल लगता था। तो उन्हें लगा कि नहीं, कोई तो ऐसी साइंस होनी चाहिए जहाँ पर बहुत ही जेंटल वे से पेशेंट को क्योर किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आई ओपनर होने वाला है होम्योपैथी के बारे में। आज हम उस सच्चाई के बारे में बात करेंगे कि लोग कहते हैं होम्योपैथी सिर्फ एक मीठी गोली है। नहीं, ये एक दिमाग का वहम है, ये एक प्लेसिबो इफेक्ट है। लेकिन आप सोचिए, अगर ये प्लेसिबो इफेक्ट होता तो ये लंबे से लंबे टाइम से चले आ रहे क्रॉनिक डिजीज को कैसे ठीक कर देता। अगर जब भी आप एक डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, आई डोंट नो आप जाते हो या नहीं, मगर आप जब भी एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। आपका नेचर कैसा है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या चीजें पसंद है। इट मीन्स कि होम्योपैथी न कि सिर्फ सिम्टम पे वर्क करता है, बल्कि ये रूट कॉज पे वर्क करता है। तभी यह जिस डिजीज को एलोपैथी या आयुर्वेदिक नहीं ठीक कर पाता, उस डिजीज में होम्योपैथी वर्क करता है। तो चलिए हम मिलते हैं डॉक्टर मोनिका से, जो कि होम्योपैथी में 17 ईयर का एक्सपीरियंस रखती हैं, और आज हम इनसे होम्योपैथी के मिथ्स और इनकी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। और आज का ये एपिसोड हम जैसे पेरेंट्स के लिए तो और भी ज्यादा खास है, क्योंकि हम अपने बच्चों के मेंटल, फिजिकल और उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मार्केट के महंगे से महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जिसका आप सब जानते हैं कि कैसे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। लेकिन डॉक्टर मोनिका हमें बताएंगी हम इस महंगे सप्लीमेंट्स, एंटीबायोटिक्स से हटकर कैसे इस छोटी छोटी मीठी गोलियों से इन सारी चीजों को, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, और हमारे डे टू डे लाइफ में जो छोटी छोटी परेशानी आती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर, इन सब का इजी तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए मिलते हैं डॉक्टर मोनिका से। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको हमारे आने वाले सारे पॉडकास्ट के अपडेट मिलते रहें। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चाहें तो ये QR कोड को भी स्कैन कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल का जो उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक जो भी महिलाएं अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए इस देश और समाज के लिए कुछ कर रही हैं, हम अधिक से अधिक उन तक पहुंचे और उनकी कहानी को आप सबके सामने लाएं, ताकि आप सब भी इंस्पायर हो। तो आप इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर मोनिका से और स्वागत करते हैं उनका अपने इस चैनल सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मोनिका। थैंक यू मालती जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट चैनल। वेल, थैंक यू सो मच कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो डॉक्टर मोनिका, सबसे पहले तो ये बताइए कि होम्योपैथी की शुरुआत कैसे हुई, और क्या इसकी डिस्कवरी एक सिंपल एक्सीडेंट थी, और क्या ये एक जर्मन मेडिसिन है जो कि हमारे इंडिया में इतना पॉपुलर कैसे हुआ?
या होम्योपैथी की शुरुआत सबसे पहले जर्मनी में हुई थी, जो कि डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हैं उन्होंने की थी आज से 250 साल पहले। 1796 में डॉक्टर सैमुअल हनीमैन खुद ही एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा ब्लड लेटिंग होती है, मीन्स खून बहाया जाता है, लोग सोचते थे कि ब्लड में कुछ इम्प्योरिटीज़ है, पहले उसको निकाल देंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा ब्लड लेटिंग होती है, लीचेस लगाई जाती थी, तो उनको ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल लगता था। तो उन्हें लगा कि नहीं, कोई तो ऐसी साइंस होनी चाहिए जहां पर बहुत ही जेंटल वे से पेशेंट को क्योर किया जाए। और वो एक फार्मासिस्ट भी थे, तो एक बार वो एक क्यूलिस मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने देखा कि कहीं लिखा हुआ था कि सिंकोना बाग खाने से मलेरिया ठीक हो जाता है। उन्हें थोड़ा सा ये अजीब लगा कि सिंकोना खाने से ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो बिटर है, उसमें लिखा था क्योंकि वो बिटर है इसलिए वो मलेरिया को ठीक करती है। बट उन्हें लगा नहीं, ये तो कुछ मुझे डिफरेंट लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं खुद ही ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने डेली थोड़ी थोड़ी सिंकोना बार डेली लेना स्टार्ट किया, क्योंकि वो फार्मासिस्ट से उन्हें पता था कि कैसे क्या करना है। थोड़े दिन लेने के बाद उन्हें सेम सिम्टम जो मलेरिया में होते थे वो उन पे आने लग गए, जैसे शिवरिंग, फीवर, हाई फीवर, शिवरिंग। तब उन्हें समझ में आया कि इसका मतलब सिंकोना बिटर है इसलिए ठीक नहीं करती, सिंकोना क्योंकि सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है इसलिए वो मलेरिया को ठीक करती है। तब उनको ये प्रिंसिपल समझ में आया कि ये लाइक के प्रिंसिपल पे हमारे शायद हम इसको इन्वेंट कर सकते हैं। तब से ये उन्होंने इस पे रिसर्च चालू करी और फिर आज हम देखते हैं कि होम्योपैथी उसी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो मोनिका जी, जो अभी आपने एक प्रिंसिपल बताया लाइक क्योज लाइक, तो ये प्रिंसिपल है क्या और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हमें बताइए। लाइक क्योज लाइक प्रिंसिपल एक, जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि जब आप प्याज काटते हैं तो आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और आपकी नाक से भी पानी बहने लगता है, जो कि एक जब हमें सर्दी होती है तो सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट? देखा? तो हमारी होम्योपैथी में मेडिसिन भी उसी पे बनाई गई है। जब हम सोचते हैं, जब हम किसी क्रूड फॉर्म में किसी चीज को किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे देते हैं तो सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर उसी को बहुत ही माइन्यूट डाइल्यूटेड फॉर्म में और पोटेंटाइज फॉर्म में दी जाए तो वो सिम्टम्स को ठीक भी कर सकते हैं। जैसे सेम ऐसे कॉफी आपने देखी होगी कि कॉफी अगर हम पीते तो बहुत ही उस टाइम हम बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करते हैं, एक्साइटिंग फील करते हैं, स्लीपलेसनेस आ जाती है। तो होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है कॉफिया, जो अगर आपको ये सिम्टम्स अगर हो रहे हैं, स्लीपलेसनेस, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, कोई न्यूज सुन के आपको बहुत एक्साइटमेंट हो गया, उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप कॉफिया की डोज लेके लाइक एंजाइटी में भी आप कॉफिया यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया डॉक्टर मोनिका। तो ऐसे माना जाता है कि अगर बहुत क्रॉनिक डिजीज हो या फिर बहुत इमरजेंसी हो तो हम डायरेक्ट एलोपैथी पे जाते हैं, तो क्या होम्योपैथी में ऐसा है, ऐसी दवाएं हैं जो हमारे मतलब क्रॉनिक डिजीज को या फिर इमरजेंसी में हम उसको यूज कर सकते हैं? या डेफिनेटली। पहले तो लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि जहाँ इमरजेंसी केसेस हैं वहाँ सबसे पहले तो हमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो एलोपैथिक में ही जाना है। जैसे कि हार्ट अटैक हुआ या कहीं फ्रैक्चर हुआ तो डेफिनेटली हमें किसी सर्जन के पास ही जाना है। बट बहुत सारे ऐसे क्रोनिक डिजीजेस हैं इमरजेंसी केसेस, जैसे टॉन्सिलाइटिस हुआ या एडेनॉइड्स हुआ, सिस्ट हो गई, फाइब्रॉइड्स इनिशियल केसेस में, वहाँ हम होम्योपैथी का अप्रोच ले सकते हैं। फाइब्रॉइड्स और एसिस्ट में भी हम सिस्ट में यूज कर सकते हैं होम्योपैथी। डॉक्टर मोनिका, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जैसा कि आपको 17 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आपने 20 ईयर्स पहले आपने ये होम्योपैथी मेडिसिन की पढ़ाई की होगी, तो 20 ईयर्स में आपने होम्योपैथी फील्ड में क्या क्या चेंजेस देखे हैं और जो मेडिसिन है वो कितनी एडवांस हुई हैं और क्या किस तरह के चेंजेज आए हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, मैं 2007 में कंप्लीट किया था। उसके बाद से जब हम लोग पहले मेडिसिन डॉक्टर्स देखते थे, होम्योपैथी डॉक्टर्स, तो शहर में कोई 1 या 2 डॉक्टर्स होते थे, या कभी हम किसी होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर की बात होती थी तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था। जैसे मैं झांसी की रहने वाली हूँ, तो हमें कभी अच्छे डॉक्टर के पास जाना होता था तो हम आगरा में एक डॉक्टर उनके पास जाते थे। बट उसके बाद से और बहुत ही कम मेडिकल कॉलेजेस भी थे। लेकिन इतने सालों में देखा कि बहुत सारे न्यू मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। इवन कोविड के बाद भी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, नई नई मेडिसिन आई हैं।
और पहले हमें बहुत कम डॉक्टर्स देखने को मिलते थे, बट अब हर शहर में काफी सारे डॉक्टर्स होते हैं और काफी डॉक्टर्स भी अब बहुत एडवांस हो गए हैं पहले से। या आपने जैसे पूछा कि मेडिसिन किस तरह से एडवांस हुई हैं, या ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली एलोपैथिक में जो मेडिसिन आती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक्स हैं, तो एंटीबायोटिक कुछ टाइम के बाद रेजिस्टेंट हो जाती हैं, राइट? होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में जो पुरानी मेडिसिन थी 250 साल पहले भी, आज भी वही मेडिसिन उसी तरह से काम करती हैं। जैसे बेलेडोना हुई, एलियम सीपा हुई, लेकेसिस हुई, और ये बहुत सारी मेडिसिन 250 साल पुराने भी काम करती थी, आज भी वो उसी तरह से काम करती हैं। हाँ, नई नई मेडिसिन भी आई हैं, जैसे आजकल बच्चे मोबाइल्स बहुत देखते हैं, तो इवन हमारे मेडिसिन जो होम्योपैथी है वो प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, केमिकल्स, बहुत सारी चीजों से बनी है। इवन हमारी मेडिसिन एक्सरेज से भी बनी है। इवन जो मोबाइल रेज होती हैं उनसे भी हमारी मेडिसिन बनी हुई हैं। तो आजकल जो साइड इफेक्ट्स होते हैं मोबाइल देखने के बच्चों पर, भी उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बन गए हैं। वाह, नाइस, बहुत ही अच्छा। मतलब एक्सरे आप उससे भी मिला के मतलब मेडिसिन बनी हुई है जो कि इस सिम्टम्स पे वर्क करती है। वेरी नाइस मैम। तो मैम जैसे कि आपने बताया, लेकिन आजकल देखा जाए कि सबकी इतनी फास्ट लाइफ है, फास्ट पेस्ड लाइफ है, सबको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, तो वैसे में हम होम्योपैथी को क्यों चुने? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं या फिर सुना है कि होम्योपैथी जो है वो बहुत स्लो वर्क करता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जो बहुत पुराने पेशेंट्स हैं, उनको पता है जैसे उन्हें वायरल फीवर्स हुआ जिसमें 103, 104 तक फीवर पहुंचता है, उसके लिए भी वो होम्योपैथी ही ट्रीटमेंट लेते हैं, और हमारी मेडिसिन विद इन 24 आवर्स रिजल्ट देती है। नेक्स्ट डे जैसे सपोज हम सिम्टम्स लेके मेडिसिन देते हैं जब, तो 24 आवर्स के बाद फीवर नहीं आता। तो आप इससे फास्ट और रिजल्ट क्या देखेंगे, जहाँ पे एलोपैथिक में 5 डेज का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन होम्योपैथी में 1 दिन में रिजल्ट आता है। जैसे किडनी स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन्स में लोग सर्जरी के लिए ही जाते, ऑप्शन उनके पास होता है कि सर्जरी एक ऑप्शन है, बट होम्योपैथी में लोग आते हैं और विद इन 7 डेज मैंने 7.5 mm स्टोन तक निकाला है। विद इन 7 days, और दैट इज इन अ नेचुरल प्रोसेस, लाइक नेचुरल वे। वेरी नाइस मैम, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि 7.5 mm का किडनी स्टोन आपने विद इन 7 डेज ठीक किया। तो मैम ये आपकी एक्सपर्टाइज है या फिर होम्योपैथी में ये ट्रीटमेंट है? नो, ये मेरी एक्सपर्टाइज तो नहीं है, हाँ मेरा एक्सपीरियंस है, बट हाँ होम्योपैथी इतनी ही इतनी मैजिकल है कि अगर आप क्लासिकल वे में प्रैक्टिस करके अगर आप किसी पेशेंट पे मेडिसिन सेलेक्ट करके मेडिसिन देते हैं तो रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। ओके, तो मैम जैसा कि मतलब मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब भी हम एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपको खाने में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपका मूड कैसा रहता है, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर सपोज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम सही नहीं बताते हैं, अगर सपोज मैं गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर मेरे से ऐसे पूछा और मैंने सही आंसर नहीं दिया, तो क्या इन चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है मेडिसिन पे? या डेफिनेटली, जब आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट आपके ओवरऑल पर्सनालिटी पे मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि हम टोटलिटी पे काम करते हैं, हम एक डिजीज पे काम नहीं करते, हम एक पर्सन एज अ होल पे काम करते हैं। जैसे आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए तो सबसे पहले वो आपकी पर्सनालिटी पूछेंगे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, आपको ठंडा पसंद है, गर्म पसंद है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आपको गुस्सा कम आता है, तीखा पसंद है कि मीठा पसंद है, बच्चा घर पे थोड़े से मतलब बैठता है या ज्यादा चंचल है, भागता रहता है, तो ये सारी ट्रेट्स को लेके हम टोटलिटी बनाते हैं, बेस्ड ऑन दैट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें हम जो पूरा पर्सन है उसका फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम, इमोशनल बिहेवियर, सारी चीजें लेने के बाद उसका पूरा टोटलिटी बना के उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बट यहाँ अगर कोई पर्सन अगर गलत बताता है या फिर अच्छे से शेयर नहीं करता है तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो फिर मेडिसिन इतना इफेक्टिव नहीं होती है। अगर जिसको ठीक होना है तो डेफिनेटली उनको सच बताना, अपने प्रॉब्लम्स बताना। आपने बताया कि जो आप होम्योपैथी जो है वो पूरा होल बॉडी पे वर्क करते हैं, यू डोंट वर्क ओनली ऑन द डिजीज, यू वर्क ऑन द टोटल हेल्थ। तो इसमें हम जब लॉन्ग टर्म हीलिंग की बात आती है तो हम होम्योपैथी की तरफ क्यों जाते हैं?
ये गुड क्वेश्चन। आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। होम्योपैथी में बहुत सारे केसेस ऐसे ठीक होते हैं जो एलोपैथिक में ठीक नहीं हो पाते, या उसका कोई मतलब एलोपैथ्स को उनका नहीं लगता होगा कि ये भी कुछ ठीक होने, उनको डिप्रेशन का केस लगता होगा या एंजाइटी या जो भी। तो लोग काफी क्रोनिक केसेस के लिए होम्योपैथी पे आते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बच्ची आई थी जो कि अभी 11th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा। तो 4 साल पहले से उसको हैबिट थी, वो अपनी हेयर प्लग करती थी, हेयर प्लग करती थी और निकालती थी। उसको आई डोंट नो वो एंजाइटी थी। उसने मुझे बताया कि उसको हैबिट है हेयर प्लग करने की। तो ऐसे हेयर प्लग कर गए, उसने पूरा ये जो स्कैल्प उसका खाली हो चुका था और उसी वजह से वो स्कूल जाना से छोड़ दिया था क्योंकि वो पूरा पीछे से बॉल्ड हो गई थी। बट एलोपैथ्स में तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था। उनको लगा कि मतलब वो ऐसा कुछ ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि इट्स नॉट अ डिजीज, वो एक मेंटल लेवल पर डिजीज थी। मैंने उससे सारे क्वेश्चंस पूछे, सारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ। बाद में पता चला कि इमोशनल हेल्थ में उसकी स्टेप मॉम आई थी और स्टेप मॉम आने के बाद जो भी उनका टॉर्चर रहता होगा या जो भी वो परेशान थी, बेस्ड ऑन दैट जब मैंने उसे मेडिसिन दी तो उसको जो हेयर प्लकिंग वाली हैबिट थी वो उसकी चली गई और विद इन 2 मंथ्स उसके सारे हेयर ग्रो हो गए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट था। हाँ राइट मैम, ये तो राइट, ये मतलब इट्स लाइक कि उसको मेंटल प्रॉब्लम थी। यहाँ पे तो उसकी टोटली मतलब वो इट्स नॉट लाइक अ डिजीज, वो उसकी मेंटल प्रॉब्लम थी, तो आपने उस पे वर्क किया। मैम जो अभी आप ये बात कर रही थी कि वो हेयर प्लग करती थी और बार्डनेस हो गई थी, तो ऐसे तो मतलब बहुत सारे वुमेन्स को भी हो जाते हैं, वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है और पैचेज में बार्डनेस हो जाती है, तो उसके लिए होम्योपैथी में कैसे आप ट्रीटमेंट करते हो? जो आप पूछ रहे हैं उसका मतलब एक तरह से वो एक डिजीज है एलोपेशिया एरेटा। इसमें क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में बॉल्डनेस हो जाती है, वो मेल में भी होती है और फीमेल्स में भी होती है। राइट। तो और इसके सब काफी सारे कॉजेस होते हैं। अगर वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो या तो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं या पीआरपी ट्रीटमेंट, या क्योंकि मेडिसिन से वो नहीं आते। हाँ, आजकल बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट भी होते हैं ना, हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट, बट वो रूट कॉज तक नहीं जाते। क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसका पूरा इसका मतलब हिस्ट्री पूरा उसका लेते हैं, क्योंकि उसके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारे सिम्टम्स लेते हैं। तो रिसेंटली भी एक और केस आया मेरे पास जिसमें एक लेडी है जो कि अभी 28 इयर्स की है, उसको भी ऐसे पैचेस आ गए। जब मैंने उसको पूछा तो उसमें कॉज मिला क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज, और ऑटो इम्यून डिजीज का एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। हाँ, तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज द कॉज। उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, घर पे सब कुछ ठीक है। बट तो भी हमें बार बार बहुत पुरोहित के पूछना पड़ता है कि भाई ऐसा क्या हुआ, क्या स्ट्रेस है। फिर एट लास्ट उसे बताया कि हाँ, जब वो अपने ऑफिस में जाती है तो उसकी जो बॉस है वो कंटिन्यूअसली उसे पोक करती रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। वो अपना 100% देती है, बट तभी भी उसकी जो सीनियर है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो बेस्ड ऑन दिस एलिमेंट हमने उसको मेडिसिन दिया और विद इन 1 मंथ उसका रीग्रोथ हो गया एंड शी इज वेरी हैप्पी नाउ। अभी विद इन 1 मंथ बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो वो उसके मतलब मतलब यहाँ पे ये केस तो स्ट्रेस का हुआ कि उसको अपने बॉस से स्ट्रेस मिलता था, तो मेनली आपने वर्क किया उसके स्ट्रेस लेवल पे। तो मैम जैसे आप बता रही हैं कि होम्योपैथी जो बिल्कुल रूट कॉज पे वर्क करता है, तो जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो आयुर्वेदा और होम्योपैथी मतलब ये सुनने में सेम लगते हैं। आयुर्वेदा भी रूट कॉज पे वर्क करता है, वो भी हीलिंग प्रोसेस है, तो बट ये दोनों में डिफरेंस कहाँ आ जाता है? आयुर्वेदा जो होता है वो वात पित्त कफ पे वर्क करता है। उसमें हम बॉडी के इंटरनल बैलेंस को डिटॉक्स करते हैं, जो भी इंटरनल बैलेंस को बैलेंस आउट करते हैं और बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो उसमें जो भी जड़ी बूटी वो वात पे कफ पे काम करती है, जो हर किसी के लिए कॉमन है। बट होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है, लाइक हर पर्सन का अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर आपके पास, जैसे हमारे पास अगर फीवर के केस आते हैं, अगर 2 बच्चे फीवर के आ रहे हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लेंगे कि एक घर में अगर किसी को वायरल फीवर हुआ, राइट, तो 2 बच्चे हैं, किसी को गर्मी बहुत लग रही है फीवर के टाइम पर और किसी को बहुत ठंड लग रही है। कोई ओढ़ना चाहता है, कोई नहीं ओढ़ना चाहता, तो उसके सिम्टम्स अलग अलग हो गए। किसी को बहुत प्यास लग रही है, किसी को नहीं लग रही। तो बेस्ड ऑन द सिम्टम्स हम मेडिसिन देते हैं। तो यहाँ इंडिविजुअलाइजेशन आता है कि उस बच्चे का मेडिसिन डिफरेंट जाएगा फीवर में और ये वाले बच्चे का मेडिसिन डिफरेंट जाएगा।
ओके, वेरी नाइस मैम। और जब हम आयुर्वेदा की बातें करते हैं तो आयुर्वेदा में भी ऐसे बोलते हैं कि वो प्रकृति को पहचानते हैं। हाँ। किसकी प्रकृति कैसी है, किसकी वात कफ, और बेस्ड ऑन उस पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो काइंड ऑफ आई थिंक इट्स लुक लाइक अ सिमिलर ओनली कि वहां पे वो प्रकृति को पहचानते हैं, वात पित्त कफ में डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बेस्ड पे मेडिसिन देते हैं। और यहाँ होम्योपैथी में आप उसके नेचर जो मतलब ओवरऑल हमें चीजें दिखती हैं उसके बारे में बात करके आप मेडिसिन देते हो। यहाँ एक और डिफरेंस है कि आयुर्वेदिक में हम क्रूड फॉर्म में मेडिसिन लेते हैं जो कि हर्ब्स और ये सारा यूज होता है, बट होम्योपैथी में एक ही बहुत ही माइन्यूट सी सूक्ष्म रूप में वो दवाई दी जाती है जो कि बहुत ही डाइल्यूटेड और पोटेंटाइज फॉर्म होता है, जिसको पहचानना मतलब इट्स डिफिकल्ट। बट हाँ, आजकल बॉम्बे आईआईटी में एक नए रिसर्च भी हुई है जिससे हम मेडिसिन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन में भी वो जो पुराने जिस आप डाइल्यूशंस आप चेक करोगे तो उसमें नैनो पार्टिकल्स मिलते हैं। जिस प्लांट से या जिस भी सब्सटेंस से वो मेडिसिन बनी हुई है। अच्छा, तो मैम अभी जैसे कि आपने पहले बताया कि हमें जब भी इमीडिएट जरूरत पड़े तो हमें एलोपैथी के पास जाना चाहिए। तो जब हम एलोपैथी और होम्योपैथी, क्या हम ये दोनों दवा को साथ साथ ले सकते हैं? जैसे किसी को शुगर है तो वो एलोपैथी दवा भी ले रहा है और साथ में होम्योपैथी भी ले रहा है, तो ऐसे ले सकते हैं हम? यस, आप एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों साथ साथ ले सकते हैं। काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर्स के लिए पहले से ही मेडिसिन ले चुके होते हैं एलोपैथिक, बट वो जैसे उनकी डोजेस बढ़ती चली जाती हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लिवर इन्फेक्शंस होते हैं और भी बहुत किडनी पे इफेक्ट करती है। तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह जिससे हमारे साइड इफेक्ट्स ना हो, हमारी कुछ ऐसे मेडिसिन दीजिए जिससे साइड इफेक्ट्स ना हो। तो हम लोग धीरे धीरे होम्योपैथी इंट्रोड्यूस करते हैं, बट उसके साथ साथ हमें एलोपैथिक हमें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। सडन हम विड्रॉल करेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं। तो जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपने एलोपैथिक मेडिसिन भी चालू रखिए और साथ में होम्योपैथी भी चालू रखिए, जिससे आगे चल के जब आपका लेवल्स डाउन आएंगे आपके एलोपैथी डॉक्टर खुद ही आपको डोसेज कम कर देंगे। अच्छा। और आप साथ साथ में दोनों ले सकते हैं ताकि आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बाद और अपना दोनों को हम साथ में ले सकते हैं। बट ये हो सकता है कि हम मतलब तुरंत इमीडिएट हम एलोपैथ को ना बंद करें, आफ्टर सम टाइम कि हमारा खुद ब खुद रिकवरी होने लगेगी तो हमारा एलोपैथी ऑटोमेटिक वो उसके डोजेज कम हो जाएंगे और आई थिंक सर्टेन लेवल पे जाके बंद भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखें तो, क्योंकि ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। अगर आप लाइफस्टाइल मेंटेन रखेंगे तो आप रिकवर कर सकते हैं। वेरी नाइस मैम। तो मैम जैसे मोस्टली आप बैंगलोर में देखो तो अस्थमा, ये मतलब अस्थमा बहुत ही कॉमन है बैंगलोर में, और शुगर हुआ, ज्वाइंट पेन हुआ, मतलब तो इन सब जो कॉमन डिजीज है ना, इसके बारे में बताइए आप, इसके लिए आप कैसे ट्रीटमेंट करते हो या फिर क्या चीजें जो प्री प्रिकॉशन के तौर पे लेनी चाहिए लोगों को? बैंगलोर के वेदर की वजह से यहाँ अस्थमा बहुत ही कॉमन है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस बहुत कॉमन है। वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। जैसे कि बैंगलोर में वेदर इतना चेंज होता है, एक दिन में इतना वेदर चेंज होते हैं, जैसे मॉर्निंग में विंटर्स, फिर समर्स, फिर बारिश, तो उसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत फर्क पड़ती है, बहुत वीक हो जाती है और उनको बहुत जल्दी अस्थमेटिक अटैक्स, बहुत कॉफ, कोल्ड, रिकरेंट फीवर्स, ये सब बहुत होते हैं। तो बच्चों को आजकल बहुत जल्दी डॉक्टर्स के, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहाँ निबुलाइजेशन लेना पड़ता है और वहाँ इवन उनको पफ्स भी देने पड़ जाते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। और स्टेरॉइड्स बच्चों को इतनी कम एज से देना इट्स नॉट गुड, क्योंकि वो उनकी गट हेल्थ को भी खराब करते हैं। और लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेंगे तो वो बेस्ड ऑन आपकी पूरा ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पे बेस्ड आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स देते हैं, जिससे आपका जो रिकरेंसी है बहुत कम हो जाती है, इंटेंसिटी भी कम हो जाती है और आपके ये सारे जो स्टेरॉइड्स हैं ये सब आप छोड़ सकते हैं। तो मैम जैसे कि अभी आपने बात की अस्थमा बच्चों को बहुत ज्यादा, तो मतलब मैंने भी देखा जैसे बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, फीवर, सर्दी, जुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है यहाँ बच्चों में, बहुत थ्रोट इन्फेक्शन होता है जैसे वो स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप मॉम्स के लिए मतलब कुछ ऐसे कॉमन टिप्स बताएंगी जिसका यूज करके वो अपने बच्चों का केयर कर सके, ताकि ये मतलब रिकरेंस ना हो इसका बार बार? सबसे पहले तो मॉम्स को अपना ख्याल रखना चाहिए और दूसरी बात ये है कि जो आजकल हम बहुत ही इंस्टेंट फूड दे देते हैं बच्चों को, प्रिजर्वेटिव्स, चिप्स हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, इन सब से थोड़ा रिफ्रेन करना
करना चाहिए बच्चों को। और बाकी घर में कुछ इमरजेंसी मेडिसिन है वो आप रख सकते हैं, जैसे बेलेडोना हुआ, हिपोसल्फ हुआ, वो बहुत अच्छा काम करती है। बाकी उसके बाद आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास, जो क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास जाके दिखा सकते हैं। मैम बहुत अच्छे से आपने बताया कि कुछ मेडिसिन जो होते हैं जैसे बेलोडोना, और जैसे मैंने मोस्टली देखा है कि बेलोडोना, आर्निका, सैलेसिया, ये सारे मोस्टली घरों में होते ही हैं। और मतलब देखते हैं कि कुछ लोग खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, मतलब कुछ भी हुआ तो ये दे दो, सैलेसिया दे दो, तो आर्निका दे दो। तो क्या हमें ऐसे रैंडमली ये मेडिसिन लेनी चाहिए या फिर इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? हमें जब भी प्रॉब्लम हो तो हमें एक अच्छे प्रैक्टिशनर, एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से ही कंसल्ट करके मेडिसिन लेनी चाहिए। और एक चीज और, आप कुछ कॉमन मेडिसिन बताइए जो कि बिल्कुल सेफ हो और जिसको हम, जैसे हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसे ले सके और उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। कुछ पूछा क्योंकि आजकल के टाइम पर लोग इंस्टाग्राम से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। वो देखते हैं कि मतलब उसमें जो भी एड्स आते हैं वो अपने ऊपर डेफिनेटली ट्राई करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट डेफिनेटली उसका एग्रीवेशन है। क्योंकि मतलब मेडिसिन तो बहुत ही जेंटल होती है, लेकिन आप कंटिन्यूसली उस मेडिसिन को लेते रहेंगे तो उसका एग्रीवेशन होने लगता है कि जो चीज के लिए आप ले रहे हैं हो सकता है वो बहुत बढ़ जाए। तब लोग सोचते हैं वो उसका साइड इफेक्ट है, या बोलते हैं ना पहले कि पहले मेडिसिन बढ़ाती है उसके बाद उसको दबाती है, वो ऐसा नहीं है। वो लोग इधर उधर से देख के खुद के जो डॉक्टर बनते हैं, तो उस पे लेके उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। वैसे तो आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही हमेशा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कुछ कॉमन मेडिसिन है जो आप अपने घर में रख सकते हैं, जैसे आर्निका, जो अगर आपको चोट लगी तो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, बट फिर भी आप अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से उसका डोसेज पूछ लें। अच्छा, कितना देना है, किस पोटेंसी में देना है बच्चों को। कैलकेरिया फॉस है जो टीथिंग में, छोटे बच्चों की टीथिंग में बहुत काम आती है, आप वो दे सकते हैं। और ये कैंथरस ट्यूब आप हमेशा अपने घर पे रख सकते हैं, जो कि छोटे से कभी बर्न है। इवन कैंथरस के जो रिजल्ट्स हैं वो बर्न से बहुत अच्छे हैं। कभी बच्चा जल जाए या कभी आप ही किचन में काम कर रहे हैं जल के, तो आप उसको लगा सकते हो, उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। डॉक्टर मोनिका, आपने बहुत अच्छे से बताया कि जैसे ये जो मेडिसिन है इसे हम अपने घर में रख सकते हैं और ये सेफ है। और मैंने मोस्टली नोटिस किया है कि जब भी मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो जल्दी टेस्ट कराने को नहीं बोलते हैं, जबकि हम ऐसे हॉस्पिटल में जाए तो वो तुरंत पहले ब्लड टेस्ट और कई सारे टेस्ट लिख देते हैं। और इसका सिंपल, मैंने मतलब इसका तो एग्जाम्पल भी है कि जैसे कि मेरी बेटी को एक बार डेंगू हो गया था, तो मैं हॉस्पिटल गई तो उसने तुरंत बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, बट मतलब मेरे को लगा कि नहीं, इतनी छोटी बच्ची है, अभी इसका ब्लड निकाल के मतलब मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हुआ। तो मैंने सोचा इसको होम्योपैथी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो मैं उसको होम्योपैथी डॉक्टर के पास ले गई। तो उसने पूरा चेक किया, देखा अच्छे से, फिर उसने मेडिसिन भी दी और उसने बोला भी कि ये डेंगू के सिम्टम्स हैं, मैं इसे अभी डेंगू की दवा दे रही हूँ, बट आप इसका टेस्ट करा लेना बाद में, अभी आप 1-2 दिन मेडिसिन दो और फिर अगर अच्छा नहीं होता है तो फिर आप इसका टेस्ट करा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब विद इन 1 डे मेरी बेटी बिल्कुल, मतलब जो बिस्तर पे पड़ी हुई थी, 1 दिन की होम्योपैथिक मेडिसिन से वो बिल्कुल ठीक हो गई। और नेक्स्ट डे हमें मतलब ट्रिप पे जाना था और हम उसे लेके भी गए और वो पूरा फुल एंजॉय की। तो मतलब ये मैंने देखा है मोस्टली। तो ऐसा कैसे होता है? देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि होम्योपैथी डॉक्टर्स इतने सारे सवाल पूछते हैं, वो हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम डिजीज पर नहीं जाते। अगर हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है फीवर का, हाई फीवर आएगा, डेफिनेटली इतना तो पड़ा होता है कि हमें समझ में आता है कि वो वायरल फीवर है, डेंगू फीवर है, मलेरिया है या क्या है, बट हमारी मेडिसिन सिम्टम्स पे काम करती है। तो उस फीवर के दौरान उसके क्या सिम्टम्स है, उसे ठंड लग रही है, उसके बॉडी पेन्स है, जॉइंट पेन्स है, या फिर उसका बिहेवियर कैसा है उस टाइम पर, बेस्ड ऑन दैट हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। तो बस यही है कि मेडिसिन सिम्टम्स पे काम करती है, तो बेस्ड ऑन द बिहेवियर और ड्यूरिंग द सिकनेस उसका पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, तो बेस्ड ऑन दैट हम मेडिसिन उसकी टोटलिटी पे बेस्ड उसका मेडिसिन देते हैं, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। विद इन 1-2 डेज बहुत अच्छा काम करता है। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है होम्योपैथी के। और अभी देखा जाए मैम कि अगर मोस्टली लोग बाहर खाते हैं तो बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव इशू और फैटी लिवर की प्रॉब्लम आती है। तो फैटी लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम में तो होम्योपैथी को एज ए गोल्ड माना जाता है। तो
क्या मतलब क्यों ऐसे, और ये कैसे बिहेव करता है? ओके, होम्योपैथी डाइजेस्टिव इश्यूज में भी बहुत अच्छा काम करती है। एक्चुअली होम्योपैथी डाइजेस्टिव में नहीं, ओवरऑल बॉडी पे बहुत काम करती है, क्योंकि वो किसी डिजीज पे काम नहीं करती, वो पर्सन एज अ होल पे काम करती है। वो आपके वाइटल फोर्स को इंक्रीज करती है, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो अगर जब पेशेंट हमारे पास आते हैं कि लिवर हमारा फर्स्ट ग्रेड फैटी लिवर है या सेकंड ग्रेड फैटी लिवर है, तो बेस्ड ऑन द सिम्टम हम उनको मेडिसिन देते हैं। तो विद इन 20 डेज ग्रेड 1 लिवर तो रिजॉल्व हो जाता है। बाकी हाँ, बहुत सारी ऐसे डिजीजेस हैं जैसे आईबीएस, जो कि ऑटो इम्यून डिजीजेस मानी गई है, और क्रॉन्स डिजीज, वीट एलर्जीज, जिसका एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम इस पर्सनालिटी पे काम करते हैं। और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं विद इन फ्यू मंथ्स ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती है, 100% क्योर हो जाता है। क्योर हो जाती है। तो मैम ये होम्योपैथी जो ये टू बी मॉम्स के लिए 100% सेफ है? डेफिनेटली ये टू बी मॉम्स के लिए 100% सेफ है। इवन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स कॉमन कोल्ड कॉफ फीवर में तो है ही ड्यूरिंग सिकनेस, क्योंकि आप बहुत सारा एंटीबायोटिक्स या कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले सकते। इसमें भी बहुत सेफ है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे वॉमिटिंग हुआ, उसमें भी आप ले सकते हैं। बाकी डिलीवरी टाइम पर भी, इजी लेबर के लिए भी आप होम्योपैथी ले सकते हैं। और कभी कभी बच्चे की पोजीशन भी चेंज होती है, जैसे ब्रीच पोजीशन है तो उसमें हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है, राइट? लेकिन उसमें भी अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन 1 वीक बिफोर देंगे तो बच्चा नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। ये मैंने खुद रिजल्ट्स देखे हैं। ओह वेरी नाइस। मतलब दिस इज न्यू फॉर मी कि मतलब पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं हम दवा से, चेंज कर सकते हैं, इजी लेबर भी होता है, और बहुत सॉफ्टली डिलीवरी भी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने कि कैसे ये मतलब टू बी मॉम्स के लिए भी इतना हेल्पफुल है। मैम एक क्वेश्चन, मतलब ये सबको एक डाउट होता है कि जो मोस्टली डायबिटीज पेशेंट हैं उनको हमेशा ये डाउट बना रहता है कि ये तो खुद ही इतनी मीठी गोलियां हैं, तो इसे हम मतलब डायबिटीज में कैसे लें? या डेफिनेटली लोगों को लगता होगा कि ये चीनी की गोलियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो डोसेज देते हैं पर डे में 5 पिल्स या 6 पिल्स थ्रू आउट द डे, तो वो तो बहुत ही कम क्वांटिटी हुआ ना। पूरे मंथ में जाके उनका एक 1 स्पूनफुल ऑफ शुगर उनका बनेगा। तो ये आप डायबिटीज में आराम से ले सकते हैं। ये तो बहुत ही कम क्वांटिटी है, क्वांटिटी कम है, बट ये होता शुगर ही है, शुगर ऑफ मिल्क होता है। ये डायरेक्ट शुगर भी नहीं होता, ये शुगर ऑफ मिल्क होता है, जो कि हार्मफुल नहीं होता। हार्मफुल नहीं होता, इसको इजीली ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, और इसमें कोई शुगर में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो हम जैसे डायबिटीज की बातें कर ही रहे हैं, तो डायबिटीज को हम रिवर्स करने का मतलब ऐसा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, डायबिटीज को अगर आप इनिशियल फेज में अगर आप मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं होम्योपैथी, तो रिवर्सल के बहुत चांसेस होते हैं। कुछ पेशेंट के रिवर्स भी हुए, लेकिन ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा, खाना पीना थोड़ा बाहर से, जो भी लोग से जंक फूड्स खाते हैं वो थोड़ा, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपकी डायबिटीज होम्योपैथी से रिवर्स हो गई है तो आपको मेंटेन भी उसी तरह से करना पड़ेगा। मतलब बट अर्ली स्टेज में अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, होम्योपैथी के पास जाते हैं, तो हम रिवर्स कर सकते हैं। वेरी नाइस मैम। तो मैम जैसे कि जब हम मेडिसिन लेते हैं ना, जो गोलियां जिसमें हम दवा डालते हैं जो, तो कुछ समय बाद ऐसा होता है ना कि वो दवा सूख जाता है, वो सिर्फ गोलियां ऐसे रह जाती हैं, तो वो हम कितना, उसका सेल्फ लाइफ कितना होता है, मतलब कितने टाइम तक वो वैसे गोलियां, हमें लगता है कि वो खत्म हो गया, इसमें अब लिक्विड नहीं दिख रहा तो ये खत्म हो गया, तो क्या सच में वो खत्म हो जाते हैं या फिर उसको यूज कर सकते हैं? वो जो आप जो मेडिसिन डालते हैं वो गोली में एब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो एटलीस्ट आप उसे 4 मंथ्स to 6 मंथ्स आप रख सकते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक बॉटल्स में जाता है। अगर ये आप कांच की शीशियों में रखेंगे तो आप और लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर पाएंगे। और जो डाइल्यूशंस होते हैं वो तो सालों चलते हैं। अच्छा, तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि सूख गया, बट उसको हम मेडिसिन रहती है, मेडिसिन वो एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट? वो इफेक्टिव होती है। तो जैसे अब ओल्ड एज में जाने के बाद बहुत ज्यादा जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, ये सब की प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए होम्योपैथी में कितना सेफ है, और वो मतलब क्या हम लॉन्ग टर्म तक की मेडिसिन ले सकते हैं? या आप होम्योपैथी में जैसे ही आपकी कंप्लेंट स्टार्ट होती है, आजकल के टाइम पे तो बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 35-36 की एज में भी हम देख रहे हैं कि लोगों को जॉइंट पेन्स आ रहे हैं। तो अगर वो अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं, वो क्योर भी हो जाते हैं। और बाकी जो एल्डरली पेशेंट है, जहाँ थोड़ा सा वेयर एंड टेयर ज्यादा हो जाता है एक एज की वजह से, हीलिंग प्रोसेस फास्ट नहीं हो सकता, वहां हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि
आजकल जैसे मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीज ही कहेंगे, कितना सारा बैक पेन, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए हम होम्योपैथी में जा सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं होम्योपैथी में। अच्छा। एक वो क्योर हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर हुआ, टेनिस एल्बो हुआ, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैम जैसे अब हम ये सारे कॉमन डिजीज की बात करें तो जैसे बच्चों में भी होता है ना, उनका जब टीथ निकलता है तो उस टाइम के लिए, या जहाँ हम उस टाइम पे भी टीथिंग के लिए हम अर्ली लाइक बच्चों का डिले डेंटिशन हो जाता है या फिर बहुत ही डिफिकल्ट डेंटिशन होता है, उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं तो बच्चे का डेंटिशन बहुत ही इजी हो जाता है। तो बच्चे इस टाइम बहुत ही क्रैंकी होते हैं, डायरिया हो जाता है बच्चों को, तो वो सब हम ठीक कर सकते हैं। और मैम एक चीज और कि जैसे जब हम बच्चों की इम्यूनिटी की बात करते हैं कि अगर हमारे बच्चे को वायरल हो गया, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर, फिर वो दवा देते हैं, वो कहते हैं अब मैं ये मेडिसिन दे रही हूँ जिससे इसकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, तो क्या हम मतलब रैदर देन कि हमें डिजीज हो फिर हम इम्यूनिटी बूस्ट करें, उसके पहले इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम जा सकते हैं डॉक्टर के पास? डेफिनेटली आप पहले जा सकते हैं, जितनी जल्दी जाएंगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप पहले से ट्रीटमेंट लेंगे, क्योंकि होम्योपैथी डॉक्टर्स को ऐसा नहीं कि डिजीज सिम्टम ही चाहिए, वो पर्सनालिटी पे काम करते हैं। तो अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके पर्सनालिटी पे बेस्ड जो ट्रीटमेंट देते हैं 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, यानी अगर हमारा बच्चा हेल्दी है तो भी हम डॉक्टर के पास जाएं और हम उससे पूछ सकते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी है बट इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें मेडिसिन चाहिए। जहाँ बच्चे रिकरेंट बीमार पड़ते हैं वहां पे आप जा सकते हैं, पहले भी जा सकते हैं और फिर मेडिसिन, और उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। तो मैम जैसे अभी आप टीथिंग के बारे में बात कर रही थी कि बच्चों का मतलब टीथिंग प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है, तो जैसे आजकल बच्चे चॉकलेट भी बहुत खाते हैं जिसकी वजह से कैविटी और दांत में सड़न, फिर जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो फिर वो बोलते हैं कि पूरा टूथ निकालना पड़ेगा, फिर उसमें फिलिंग करनी पड़ेगी, मतलब वो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस बताते हैं। तो क्या होम्योपैथी में इसका कुछ ट्रीटमेंट है क्या जो इजी तरीके से मतलब पेनफुल ना और बच्चे आराम से करवा लें और हो जाए? डेफिनेटली होम्योपैथी में अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बेस्ड ऑन योर आपका कितना सिवियरिटी है, बेस्ड ऑन दैट वो मेडिसिन देते हैं और ये वो प्रोसेस लाइक वो ठीक हो जाते हैं। ठीक, अगर बच्चों के दांत जो मतलब होता है ना कि हम सड़ रहे हैं उसको निकालना ही पड़ेगा, तो उस केस में भी हम होम्योपैथी से डिपेंड करता है। अगर वो मिल्क टीथ हैं तो हम उसे मेंटेन कर सकते हैं, राइट। लेकिन जहाँ हो ही गया है, अगर वो वहाँ कैविटी बन ही गई है और वो परमानेंट टीथ है तो वहां पे हमें करना पड़ेगा। बट बेटर है जब स्टार्ट हो रहा है, अगर अर्ली स्टेज में जाएंगे तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे हम ये अभी टीथिंग के बारे में बात कर रहे थे और आजकल मतलब और मॉम्स की बच्चों को लेके बहुत ज्यादा टेंशन होती है मॉम्स को, तो जैसे अभी आपने नोटिस भी किया होगा कोरोना के बाद से, मतलब आप या तो कह लो ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिली या कि बच्चों में मतलब स्पीच डिले बहुत हो रहा है, मतलब बच्चे बहुत देर से बोलना शुरू कर रहे हैं या फिर उनकी जो वॉइस क्लैरिटी है वो इतनी नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? या कोरोना के बाद एक्चुअली वो न्यूक्लियर फैमिली की वजह से और कोरोना में बहुत बच्चे अंदर भी रहे, बाहर नहीं गए, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है बच्चों में। उसके बाद से हम देख रहे हैं बच्चों में ऑटिज्म के केसेस, ADHD के केसेस, स्पीच डिले ये बहुत बढ़ गया और हाइपर एक्टिविटी, डिस्ट्रैक्शन ये सब बच्चों में बहुत बढ़ गया है। तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। अगर हमारे पास काफ़ी सारे केसेस भी चलते हैं जो ऑटिज्म के भी होते हैं, जिसमें ऑटिज्म एक तरह से एक स्पेक्ट्रम है, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम। तो उसमें क्या होता है ना कि काफी सारे सेंसरी इश्यूज, स्पीच डिले बहुत सारे होते हैं, तो उसमें हम एक एक पैरामीटर से वर्क करते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे सपोज स्पीच डिले है तो वही बच्चों की पर्सनालिटी लेकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर हिस्ट्री क्या रही है, अच्छा उसमें कोई एंजाइटी रही है, तो ये सारी चीजों को हम कंसिडर करने के बाद मेडिसिन देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑटिज्म का जो प्रोसेस है मेडिसिन का वो है तो बहुत लंबा प्रोसेस, बट हम उसे मेंटेन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से। जिसमें कभी स्पीच डिले होता है तो हम मेडिसिन देते हैं और बच्चों में स्पीच डेवलप हो जाती है। अच्छा, स्पीच डेवलप हो जाती है और जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, नहीं बात सुनते, मतलब उनका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, तो उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, तो जो बच्चों में भी देखा जा रहा है आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस
और उनका फोकस नहीं, उनका टाइम स्पेंड बहुत ही कम हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं। जैसे भी आपको बताया कि एक जो मेडिसिन बनी है अभी मोबाइल रेस से बनी है जो मेडिसिन, हाँ। तो क्योंकि डिप्रेशन में भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं बच्चों को, राइट, कि लोगों में बाहर नहीं जाना, एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो पाती, जैसे वो अपने फ्रेंड्स से भी बात नहीं कर पाते। आजकल तो ऐसा हो गया कि लोग एक ग्रुप में जाते हैं बट वहां पे भी उनको समझ में नहीं आता कि क्या बात करें, कंपटीशन, हाँ। इन सब की वजह से बहुत एंजाइटी स्ट्रेस है बच्चों को। तो हम वो सारे सिम्टम्स लेके मेडिसिन देते हैं और वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। और मैम जैसे एक फैमिली में ही देखो कि 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा जो है बहुत ही शांत रहता है और एक बच्चा बहुत ही चंचल रहता है। ये सिम्टम्स है या फिर उसका नॉर्मल बिहेवियर है, या फिर इसको मतलब क्या कहेंगे एज ए मेडिकल टर्म में? जैसे अगर शायद आप बात करिए, अगर ये नॉर्मल बिहेवियर है, बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ है कि एक बच्चा थोड़े शैतान है और एक बच्चा बहुत ही Serious शांत है, हाँ। तो इट्स कॉमन, ठीक है, Common, वो ऐसा हाँ। होता है। बट हाँ, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट, उसकी वजह से अगर कुछ डिले माइलस्टोन्स हैं, या तो जैसे चल नहीं पा रहा है, या फिर मतलब एक ट्विंस हुए सपोज, हाँ। तो एक का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा है और दूसरे का डेवलपमेंट बहुत ही स्लो है, उस केस में हम ये सारी चीजें कंसिडर करके मेडिसिन देते हैं और उससे बहुत अच्छा काम करते हैं। यानी इट्स टोटली कि मतलब होम्योपैथी में हम किसी भी तरह के सिम्टम्स के लिए जा सकते हैं। और हाँ, बच्चों के लिए तो खासकर ये बच्चों बहुत के ही, लिए खास तो कर। फ्रेंड जो मॉम्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि रादर देन गोइंग एलोपैथी यू कैन गो टू होम्योपैथी, क्योंकि वो पूरे ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है। वो आपकी बच्चों की इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है, और रादर देन गिविंग लाइक कॉस्टली इतने सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, उसकी जगह आप आराम से मीठी मीठी गोली, और बच्चे बहुत एंजॉय करके बहुत खाते enjoy हैं, और वो करते तो हैं। मांग मांग के खाते हैं। इवन इन्फेंट्स भी 2-2 महीने के बच्चे भी हाँ। मेडिसिन खा लेते हैं, वो मांग मांग के खाते मांग हैं। के अदरवाइज खाते हैं। जब उनको फीवर होता है तो जैसे क्रोसिन हुआ, कैल्पल हुआ, वो वॉमिट कर देते हैं, Right, बट हाँ। और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम भी होती Problem है, भी लाइक होती है। मदर्स भी बड़े परेशान होते हैं। हाँ। बट होम्योपैथी मेडिसिन तो 2 महीने के बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। ओके मैम, तो ये तो हम बच्चों की बात करते हैं। अब आते हैं थोड़े से, जैसे आजकल गर्ल्स में भी देखिए, मतलब बहुत कम एज में भी प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में? यहाँ जैसे ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, क्योंकि आजकल के टाइम पर इतने डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं जो कि एंटीबायोटिक्स, मतलब right. वो जो मिल्क आता है उसमें भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, पैक्ड फूड होते हैं, Yes. बच्चे जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। बट होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन ठीक होने के बाद डेफिनेटली क्योर हो जाता है, बट ठीक होने के बाद भी आपको लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर से आ सकता है। तो आप इसके लिए क्या कुछ टिप्स देंगे जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए? या डेफिनेटली कि एक तो एक्सरसाइज करें, जंक फूड कम खाएं, राइट, हाँ, पैक्ड फूड कम खाएं और स्ट्रेस थोड़ा कम लें। स्ट्रेस कम है। वेरी नाइस मैम। ये स्ट्रेस की वजह से सारी प्रॉब्लम्स, मतलब मोस्टली लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस की वजह से Lifestyle और प्रॉब्लम आ stress, रही है। हाँ। तो मैम जैसे होम्योपैथी जो है वो मोस्टली क्लेम करता है कि विदाउट, जैसे एलोपैथी में बहुत सारी डिजीज हैं जिनमें डायरेक्ट सर्जरी पे हम जाते हैं, तो और होम्योपैथी क्लेम करता है कि विदाउट सर्जरी मेडिसिन से वो चीज़ ठीक कर देगा। तो ऐसे कौन कौन सी डिजीज हैं जो आप होम्योपैथी में हम मेडिसिन से विदाउट गोइंग लाइफ वी कैन क्योर इट? होम्योपैथी में जैसे टॉन्सिलाइटिस का बहुत अच्छा रिजल्ट है, जैसे बच्चों को रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है, इसका एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ। अच्छा। जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत मतलब बार बार टॉन्सिल्स होते थे और मैं हमेशा एलोपैथी डॉक्टर के पास जाती थी और वो मुझे एंटीबायोटिक्स देते थे, जो कि बहुत ही मुझसे हाँ, एक तो टॉन्सिल्स ऊपर से पेनफुल हो, ऊपर से इतनी मोटी मोटी गोली सॉलो करना, तो बहुत डिफिकल्ट होता था। जब मेरे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ होम्योपैथिक कॉलेज में, मेरी जस्ट सीनियर मैम ने मुझे सिर्फ 1 डोज दी होम्योपैथी की। अच्छा। और नेक्स्ट डे में बिल्कुल ठीक हो गई और तब से लेकर अभी तक मेरे ख्याल से 25 इयर्स हो गए, मुझे दोबारा कभी नहीं आया कभी नहीं आया। तो लाइक इट वाज अ मैजिक फॉर मी। तो ये है, और बाकी एडेनॉइड्स के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जहाँ पे डॉक्टर मतलब बोलते हैं कि बच्चों की सर्जरी ही एक अल्टीमेट प्रोसेस है, लेकिन जो पेरेंट्स भी थोड़े अप्रेंसिव रहते हैं कि इतनी कम एज में हम सर्जरी कैसे करा लें। हाँ। तो एडेनॉइड्स 3rd ग्रेड तक हमारे पास ट्रीटमेंट होता है डेफिनेटली। हाँ,
और बहुत अच्छा रिजल्ट है। लाइक विद इन 3-4 मंथ्स बच्चे बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। वाओ, स्नोरिंग का कंप्लेंट्स है उसमें ठीक हो जाता है। ओके। एंड सिस्ट में? हाँ, सिस्ट अभी रिसेंट भी एक एग्जांपल था, सेबेशियस सिस्ट जो होती है, जो लोगों को जैसे हो जाती है सिस्ट और बहुत ही पेनफुल हो जाती है, सेबेशियस सिस्ट होती है। तो उसमें एलोपैथ्स के पास वही सर्जरी ही ऑप्शन है कि उसको स्कूप आउट करके निकाल देना। बट होम्योपैथी में मेडिसिन से विद इन डेज में पूरा अच्छे से वो निकल आता है। राइट, ओह वेरी नाइस मैम। मेडिसिन से। तो मैम होम्योपैथी के लिए कोई एज फैक्टर भी है क्या कि हमें सही उम्र पे होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए? ऐसा सच कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेकेंड डे से भी होम्योपैथी ले सकते हैं। लाइक जब आप इन्फेंट्स न्यू बॉर्न होते हैं वो सेकेंड डे से भी होम्योपैथी ले सकते हैं। ओह, सेकेंड डे? क्योंकि कभी कभी न्यूनेटल जॉइंटिस हो जाता है बच्चों को। अच्छा, हम वहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों तो वहाँ पे बच्चों के लिए भी वेरी सेफ। ओह वेरी, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो मैम जैसे अभी हमने बात ही किया कि कैसे हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, तो ऐसे ही होम्योपैथी में कुछ प्रिवेंटिव है क्या, जैसे डेंगू के लिए और फिर चिकन पॉक्स के लिए? या डेफिनेटली डेंगू के लिए भी बहुत अच्छे प्रिवेंटिव्स हैं। जैसे कि हम लोग, मतलब मैं तो हर साल में 2 बार अपने पेशेंट्स को देती हूँ। जो मेरे पुराने पेशेंट्स हैं वो हर साल लेने आते हैं मेरे। बस साल में बस 3 दिन ही मेडिसिन खानी पड़ती है, वो पूरे साल तक प्रिवेंट करते हैं मेडिसिन डेंगू को। राइट, ऐसे चिकन पॉक्स भी, अगर चिकन पॉक्स भी एपिडेमिक हो रहा है या फिर उनके घर में ही आसपास सब फैल रहा है तो लोग आते हैं प्रिवेंटिव्स लेने, और इट डेफिनेटली हेल्प्स। तो मैम कुछ ऐसी हैबिट्स हैं क्या जो कहते हैं कि होम्योपैथी में नहीं करनी चाहिए या फिर वो होम्योपैथी को फेल कर देती हैं? या एक्चुअली पहले ऐसा होता था कि बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट करी जाती थी। आप कॉफी नहीं ले सकते, आप कच्चा प्याज नहीं खा सकते, कच्चा लहसुन नहीं ले सकते, परफ्यूम्स यूज नहीं कर सकते, खट्टा नहीं खा सकते। अच्छा। तो बहुत सारा होता था, बट आजकल के जमाने में इतना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो ट्रीटमेंट हम दे रहे होते हैं उस मेडिसिन में अगर किसी चीज का रिस्ट्रिक्शन है तो हम वो उसको बता देते हैं। बाकी अगर उस पेशेंट को जिस चीज से एलर्जी है वो स्टॉप करने के लिए बोलते हैं उस टाइम। अदरवाइज वो सारे नहीं के बाकी सारे नहीं, क्योंकि आजकल फास्ट पेस लाइफ में इट्स नॉट पॉसिबल। मैम इस जैसे कि आप फास्ट पेस्ड बोले, तो इस फास्ट पेस्ड लाइफ में आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगी मॉम्स के लिए या फिर जनरली सबके लिए, जो उनका मतलब एक तरह से उनके लिए प्रिवेंटिव केयर का काम करे और वो हेल्दी रह सके? इस फास्ट पेस लाइफ में मैं मॉम्स को यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपने ऊपर ध्यान दें। अगर वो हेल्दी है तो पूरे घर का पिलर हेल्दी है। राइट, तो वो करें और कोशिश करें बच्चों को घर का खाना दें और पैक्ड फूड कम से कम दें। मैम बहुत अच्छे से आपने ये बताया। मैम आजकल देखो तो माइग्रेन जो एक है ये बहुत ही कॉमन है, मतलब हर एक दूसरे आदमी को माइग्रेन है। और मैम मतलब माइग्रेन में भी मैंने देखा है आजकल, मतलब वुमेन्स में देखा जाए तो एक प्री मेंस्ट्रुअल माइग्रेन, पोस्ट मेंस्ट्रुअल माइग्रेन, तो ये क्या है और इसका क्या होम्योपैथी में इलाज है? ये माइग्रेन हर एज में आजकल बहुत कॉमन है। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट एज में भी बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, इतना स्ट्रेस है। और माइग्रेन के बहुत सारे कॉजेज भी होते हैं जो कि हम होम्योपैथी में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो कंसिडर करते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हम जब इलाज करते हैं तो वो 100% क्योर होता है। बाकी जो माइग्रेन है, जैसे आपने पूछा कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में जैसे माइग्रेन होता है या पोस्ट मेनोपॉजल में, या डेफिनेटली एक्चुअली पीएमएस के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें माइग्रेन्स, ड्राई स्किन, हॉट फ्लैशेस, ये सब भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो लेडीज परेशान हो गया है। राइट, इरेगुलर मेंसेस हुआ, स्कैंटी मेंसेस हुआ, बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। तो इसका इतना ज्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं होता है एलोपैथिक में। होम्योपैथी में जब वो आते हैं तो डेफिनेटली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम होम्योपैथी से ट्रीट करते हैं, विद इन 3-4 मंथ्स बिल्कुल सारे कंप्लेंट ठीक हो जाते हैं। राइट, तो हुआ मैम ऐसी बातें। और एक मतलब स्किन केयर को लेके आजकल काफी ज्यादा अवेयरनेस हो गई है लोगों में, और मैम आपका स्किन इतना साइन कर रहा है तो आपने ग्लोइंग स्किन का राज होम्योपैथी के थ्रू बताइए। ये डेफिनेटली होम्योपैथी तो आप देखेंगे तो हर फील्ड में काम करती है। राइट, बस ओनली द थिंग इज डॉक्टर एक अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंट होना चाहिए उसे सुनने के लिए। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं स्किन के लिए तो हम वो एज अ पर्सनैलिटी, एज अ होल, पूरा टोटलिटी पे उनको जब मेडिसिन देते हैं तो वो कंप्लीटली जो भी उनके प्रॉब्लम्स है वो उस पे काम करती है। जैसे कभी स्किन में वॉट्स हो जाते हैं तो लोग आजकल स्किन टैग्स के लिए लेजर ट्रीटमेंट कराते हैं, बट होम्योपैथी में ये जाते हैं, 100% जाते हैं।
very nice. और बाकी हेयर फॉल हुआ, हाँ, जैसे with हेयर elbow फॉल हुआ। हाँ हेयर फॉल के भी हमारे पास केसेस बहुत आते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे एक तो बैंगलोर का पानी भी अच्छा नहीं है, उसकी वजह से हेयर फॉल बहुत होता है। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो हम पहले तो फाइंड आउट करते हैं कॉज क्या है। लाइक कभी कभी होता है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, उसकी वजह से हुआ हेयर फॉल हुआ, कभी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ उसकी वजह से है। तो बेस्ड ऑन द कॉज हम जाते हैं और उसको ट्रीट करते हैं, और वो 100% क्योर होता है। ऐसा नहीं कि मेडिसिन छोड़ने के बाद वापस से रिवर्स हो जाए, नहीं, एक बार ट्रीट हुआ तो 100% ट्रीट होता है। तो स्किन से रिलेटेड भी हम होम्योपैथी में कंसल्ट कर सकते हैं, लाइक वॉट के लिए, विटिलिगो के लिए, डेफिनेटली हेयर फॉल के लिए भी। वाइट ऐसे निशान हो जाते हैं फेस पर, बच्चों के भी फेस पे निशान होते तो मैम जैसा हमने बातें किया बच्चों के बारे में, कॉमन डिजीज के बारे में, स्किन केयर के बारे में, तो वैसे ही देखिए इनफर्टिलिटी ऐसे जिस पे लोग बहुत खुल के नहीं बातें करते हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों तरफ से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो होम्योपैथी में ये कितना सक्सेसफुल है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी के लिए? इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं इनफर्टिलिटी के भी। मेरी एक पेशेंट थी बहुत पुरानी, जो कि पहले लिवर कंप्लेंट्स के लिए आई थी। तो वो मेरी मतलब बहुत ही पुरानी पेशेंट थी। फिर आजकल की लाइफ में, फास्ट पेस लाइफ में क्या होता है ना, लोग बहुत जल्दी प्लान नहीं करते हैं, राइट? हाँ, तो डिले करते रहते हैं। 5-6 इयर्स हो जाते हैं, उसके बाद जब वो ट्राई करते हैं तो वो कंसीव नहीं कर पाते। बाद में पता चलता है कि या तो फीमेल में कुछ प्रॉब्लम है या मेल में प्रॉब्लम है। कभी मेल का स्पर्म काउंट कम है या फीमेल का AMH कम हो गया। तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं जब वो, तो वो उन्हें रिकमेंड करते हैं IUI या IVF। बट जो मेरे पेशेंट जो मुझ पर भरोसा करते हैं वो डेफिनेटली मेरे पास आते हैं। और कुछ पेशेंट को मैंने जो ट्रीट किया है तो विद इन 2 months उनको कंसीव हुआ है। तो जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो स्पर्म काउंट के लिए आए हैं, तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। उनका स्पर्म काउंट बढ़ गया है, AMH कम हुआ जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो फिर वो उनका AMH बढ़ गया और विद इन 2 months उन्होंने कंसीव कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इनफर्टिलिटी के जो कि क्योर हुए हैं, और यानी 100% बेबीज हैं उनके। ओह वेरी नाइस मैम। तो यानी इनफर्टिलिटी के केस में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है, और हम ट्रस्ट कर सकते हैं। राइट, क्योंकि इनफर्टिलिटी भी ऐसे नहीं आती, इनफर्टिलिटी भी स्ट्रेस की वजह से आती है। जब आपका माइंड हेल्दी नहीं है तो वो आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करता है। तो होम्योपैथी सीधे माइंड पे काम करती है, तो दैट्स हाउ वी क्योर इट। जैसे कि अभी हम बातें कर रहे थे कि हेल्दी डाइट की, हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, तो मतलब वैसे तो खाते ही हैं, तो कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना, और मोस्टली मैंने बच्चों में भी देखा है, बच्चों को भी आजकल फूड पॉइजन हो रहा है। तो इस केस में होम्योपैथी कैसे वर्क करता है? इसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। जैसे आजकल के आई थिंक मैं 2 months से ज्यादा केसेस देख रही हूँ, मेरी क्लिनिक में बहुत केसेस आ रहे हैं कि जैसे बच्चे या बड़े बाहर खाना खाने गए और उसके बाद ही वापस आने के बाद उनका स्टमक पेन हुआ, वॉमिटिंग हुआ, लूज मोशन हुआ, और इतना सिवियर कि उनको एडमिट भी होना पड़ रहा है। बट होम्योपैथी में क्या है कि जैसे वो जैसे मतलब उनको सिम्टम्स आए, तुरंत होम्योपैथी डॉक्टर के पास आते हैं। तो बेस्ड ऑन द सिम्टम्स वो मेडिसिन देते हैं, विद इन 24 hours में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। यानी फूड पॉइजनिंग में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। राइट, वेरी नाइस मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अलग अलग मतलब चीज़ों पे, टॉपिक्स पे हमने बातें की, और आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मैम अब मैं आपके साथ एक रैपिड फायर खेलूंगी, आपको विद इन सेकेंड आंसर देना होगा, यस नो में या फिर 1 word में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम्योपैथी के लिए क्या ज़्यादा जरूरी है, पेशेंस या फेथ? फेथ। बच्चों को बार बार बीमार होने से क्या बचाएगा, एंटीबायोटिक्स या इम्यूनिटी? इम्यूनिटी। आपके लिए होम्योपैथी क्या है, साइंस, आर्ट या मैजिक? मेरे लिए होम्योपैथी साइंस विद मैजिक है। 17 इयर्स का मेडिकल एक्सपीरियंस एक शब्द में कैसे बताएंगी आप? इट्स कंप्लीटली मैजिकल एंड सो मच ऑफ लर्निंग इज देयर। अगर मैम आप होम्योपैथी डॉक्टर नहीं होती तो क्या होती? तो फिर मैं या तो इंटीरियर डेकोरेटर या फैशन डिजाइनर होती। वाह। किसकी हीलिंग ज्यादा मुश्किल होती है, माइंड की या बॉडी? माइंड, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक हेल्दी फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? स्ट्रेस। मदर्स के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सेल्फ केयर या फैमिली केयर? सेल्फ केयर। स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या जरूरी है, बाहर का इलाज या अंदर का? सबसे पहले अंदर का इलाज। एक ऐसी पेशेंट हैबिट जो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है? जब लोग पूछने पर भी बताते नहीं हैं कि
प्रॉब्लम क्या है। सर्दी खांसी होती पहली चीज क्या होनी चाहिए, घर का नुस्खा या होम्योपैथी? सर्दी खांसी की सबसे पहले आपके पास घर का नुस्खा करना चाहिए। गर्म पानी पीजिए आप घर पर, Okay. थोड़ा स्टीम लीजिए। Okay. एक दिन वेट करिए, तभी भी आपको रिजल्ट ना मिले तो आप होम्योपैथी डॉक्टर पे आ सकते हैं। पाइल्स या स्टोन्स के लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, सर्जरी या होम्योपैथी? होम्योपैथी। Piles लेकिन पे गो भी। फॉर होम्योपैथी। पाइल्स और हिमोरॉइड्स का बहुत अच्छा इलाज होता है, 100% क्योर होता है। वेरी नाइस मैम, आपने बहुत ही अच्छे से रैपिड फायर खेला, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम आप हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देंगे? या मैं सोलफुल मॉम्स की तरफ से व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो होम्योपैथी में बहुत आराम से आ सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि होम्योपैथी में इसका इलाज नहीं है, तो ऐसा नहीं है। होम्योपैथी इज अ वास्ट साइंस, दे कैन गो फॉर अपने इन्फेंट्स के लिए भी वहाँ जा सकते हैं। उन पे कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स हुआ, डिलेड डेंटेशन हुआ या लूज मोशंस, डायरिया, छोटे बच्चों को अगर है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो आ सकते हैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास। बड़ों में अगर थोड़ा अस्थमा है, छोटे बच्चों को रिकरेंट कोल्ड कॉफ, टॉन्सिलाइटिस, एडेनॉइड्स, उसके लिए भी आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास आ सकते हैं। बड़ों में जैसे कि किडनी स्टोन्स हुआ, पाइल्स हुआ, हिमोरॉइड्स हुआ, इसमें भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज होता है। तो आप ये ना सोचे कि जैसे एलोपैथिक डॉक्टर के पास आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है कि अगर स्किन कंडीशंस हैं तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, अगर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है। बट होम्योपैथी में एज अ होल आपको ट्रीटमेंट मिलता है। तो आप कोई भी कंप्लेंट्स हो, आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास आ सकते हैं। यू कैन गेट गुड ट्रीटमेंट ओवर हियर। आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर आपको किसी भी तरह की और किसी भी एज ग्रुप के लिए आप होम्योपैथी में कंसल्ट कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। और मैम ने बहुत डिटेल में हमारे पॉडकास्ट में बताया है कि किस किस डिजीज के लिए 100% क्योर है और किस किस डिजीज में अगर आप अर्ली स्टेज में आते हैं तो आप इजीली क्योर कर सकते हैं। तो आप ये पूरा पॉडकास्ट देखिए और आप पूरी डिटेल नॉलेज लीजिए। अगर आपको मैम से कंसल्ट करना हो तो मैम का 2 क्लिनिक है, एक व्हाइटफील्ड ECC रोड पे है और दूसरा वर्थुर गुंजूर में है। तो मैं मैम के क्लिनिक का एड्रेस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप मैम की क्लिनिक आइए और मैम की जो इतने साल का एक्सपीरियंस है और नॉलेज है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारे साथ इस पॉडकास्ट में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए दी। हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए इस पॉडकास्ट में। और आपको मैम की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, स्टे सोलफुल, बी हैप्पी।